हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के 5 ऐसे प्रेडिक्शन रूल्स बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी का भी चार्ट देखें तो इन रूल्स को हमेशा अपने माइंड में रखें और उसे चार्ट पे अप्लाई करिए। इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं रिजल्ट्स में और ये बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक हैं। आज मैं आपको 5 बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 5 रूल्स बताऊँगा। तो जब भी आप प्रेडिक्शन करें इन रूल्स को हमेशा ध्यान में रखें और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगा के सुनिएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के हमारे 5 रूल्स हैं। तो जो पहला रूल है वो राहु और केतु के ऊपर है। काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टी आती है राहु और केतु को समझने में, तो बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए, राहु और केतु का सिंपल सा नियम है। राहु और केतु जिस भी राशि में बैठते हैं उसके लॉर्ड के इफ़ेक्ट देते हैं, ठीक है? जैसे राहु एरीज़ राशि में बैठा तो राहु मंगल के इफ़ेक्ट शो करेगा। राहु जुपिटर की राशि पाइसेस या सैजिटेरियस में बैठा तो उसके इफ़ेक्ट शो करेगा। राहु कैंसर साइन में बैठा है तो मून के इफ़ेक्ट शो करेगा, ठीक है? पहला तो राहु केतु ऐसे इफेक्ट शो करते हैं, ये दोनों ग्रहों के लिए अप्लाई होगा। दूसरा क्या होता है कि जो भी प्लैनेट इनके साथ बैठा होता है ये उनके इफेक्ट शो करते हैं। जैसे मान लो कि अभी चार्ट में देखते हैं, सपोज राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे 9 नंबर साइन है, तो जुपिटर कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब ये राहु जुपिटर की ही तरह वर्क करेगा क्योंकि ये जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है? तो ये राहु के प्रेडिक्शन, राहु के रिजल्ट देने का सबसे मुख्य नियम है, सबसे पहला नियम है, ठीक है? दूसरा रूल ये है कि जब भी राहु के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, जैसे मार्स यहाँ पे लिख देते हैं, तो राहु के साथ मार्स बैठा होगा तो राहु मार्स के भी इफेक्ट ले लेता है, ठीक है? अब राहु जुपिटर के भी इफेक्ट देगा, राहु मार्स के भी इफेक्ट देगा, ठीक है? 2 चीज़ें तो ये हो गई। तीसरा चीज़ कि सपोज़ कोई प्लैनेट हम ले लेते हैं सैटर्न, सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है। अब आप सभी को पता है कि सैटर्न के पास तीसरी दृष्टि होती है, ठीक है? तो सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 इस हाउस को देखेगा, तो अगेन राहु को देख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या क्वालिटी आ गई राहु के अंदर, राहु की दशा अंतर्दशा जब भी आएगी तो राहु जुपिटर के रिजल्ट भी शो करेगा जो चार्ट में मिल रहे हैं, राहु मार्स के रिजल्ट भी शो करेगा क्योंकि वो मार्स के साथ बैठा हुआ है, और राहु सैटर्न के रिजल्ट भी शो करेगा क्योंकि सैटर्न उसको देख रहा है, ठीक है? तो इस तरह से राहु और केतु के रिजल्ट्स होते हैं। अब हमारा पहला नियम इसी बात पे आधारित है, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा-सा स्टार्टिंग में बता दिया। देखिए, पहले नियम में मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ अ नेचुरल बेनिफिट बी इन ओन साइन इज एसोसिएशन विद राहु और केतु, द हाउस कंसर्न शुड बी कंसीडर्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है कि जब भी कोई नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, अब नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कौन होते हैं? चलिए पहले मैं आपको इसका मतलब पूरा समझा देता हूँ। जब भी कोई नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट अपने खुद के साइन में बैठा हो, ठीक है? और उसके साथ राहु और केतु आके बैठ जाएँ, तो जो भी हाउस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब उस हाउस की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो अभी बात कर लेते हैं नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट में आपका जुपिटर आ जाएगा, वीनस आ जाएगा, ठीक है? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है? यानी कि वैक्सिंग मून, बढ़ता हुआ चंद्रमा, ठीक है? और अनअफ्लिक्टेड मरकरी आ जाएगा। ऐसा मरकरी जो मार्स, केतु, राहु, सैटर्न इन सब के साथ ना जुड़ा हुआ हो, ठीक है? मरकरी की ये आदत होती है कि जिस प्लैनेट के साथ जुड़ता है वैसा वो बिहेव करने लगता है, क्योंकि मरकरी को कुमार कहते हैं ना, बच्चा, ठीक है? तो अगर ये अनअफ्लिक्टेड मरकरी है तो बेनिफिक में काउंट होगा। तो जुपिटर, वीनस, वैक्सिंग मून, बढ़ता हुआ चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और मरकरी, ठीक है? ये सब बेनिफिक माने जाएंगे। तो जो हमारा नियम है उसको मैं आपको इस चार्ट में एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि किसी भी नेचुरल बेनिफिक के साथ, सपोज यहाँ पे टॉरस का साइन है, वीनस बैठा हुआ है, ठीक है? अब जिसकी भी एक कुंडली होगी उसको वीनस बहुत अच्छे रिजल्ट शो करेगा क्योंकि ये भाग्य का स्थान है, वीनस अपनी राशि में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे या तो राहु आके बैठ जाए या तो इसके साथ केतु आके बैठ जाए, ठीक है? तो ये जो हमने सिर्फ वीनस लिखा था ना, वीनस टॉरस राशि में स्ट्रांग होता है, अब क्या हो गया, अब राहु केतु भी इनके साथ अटैच हो गया, और राहु केतु क्या है, छाया ग्रह हैं। ये किसी भी चीज़ को ना बहुत एम्पलीफाई कर देते हैं, किसी भी चीज़ के रिजल्ट को। तो अभी तक जो वीनस टॉरस के रिजल्ट दे रहा था, राहु केतु के आने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। तो यही हमारा जो पहला नियम है वो आज का नियम है कि जब भी बेनिफिक प्लैनेट या शुभ ग्रहों के साथ राहु केतु बैठ जाते हैं और वो शुभ ग्रह अपनी ही राशि में बैठा होता है, तो राहु केतु वो हाउस जो होता है, जिस हाउस को हम देख रहे होते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक मैं आपको सेकंड एग्जांपल और दूंगा क्योंकि ये हर बार अच्छा नहीं होता, ठीक है? सपोज यहाँ पे जुपिटर का साइन है,
ठीक है, जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। अब जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट है, ठीक है, अपने हाउस में बैठा हुआ है, सजिटेरियस साइन में, अपने साइन में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे राहु या केतु आ गया, ठीक है, तो इस हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। अब ये हाउस में एनिमी भी आते हैं, तो जो भी आपको लाइफ में एनिमी मिलेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, वो बहुत बड़े-बड़े होंगे, उनको हराना आसान नहीं होगा, ठीक है। भले ही आप उनको हरा दोगे क्योंकि ये प्लैनेट अपनी राशि का बैठा हुआ है, लेकिन आपको वो बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर देंगे, बहुत बड़े-बड़े एनिमी होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये हाउस की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये वाला रूल समझ में आ गया होगा, बहुत ईज़ी सा रूल है, और नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। बहुत सिंपल सा है, बेनिफिक प्लैनेट अगर अपने हाउस में बैठे होते हैं, उनके साथ राहु केतु आके बैठ जाते हैं, तो वो राहु केतु उस हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने दूसरे रूल पे। तो आज का हमारा दूसरा रूल है सेपरेटिवनेस ऑफ सैटर्न, सन एंड राहु, ठीक है। अभी देखो, सैटर्न, सन और राहु को सेपरेटिव प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है, पृथकतावादी प्लैनेट, यानी अलग कर देने वाला प्लैनेट बोला जाता है। तो हमारा रूल है कि इफ एनी ऑफ द टू अमंग दीज और ऑल ऑफ द थ्री exert their influence by aspect or conjunction on any house, then the native will definitely get separated by the things or person represented by the house. अब इसका मतलब ये है सिंपल भाषा में कि किसी भी हाउस पे सैटर्न प्लस सन प्लस राहु, इन तीनों का एक साथ इफेक्ट आ जाएगा, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में उन चीज़ों से अलग हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का इफेक्ट आ जाए या फिर इन तीनों में से किसी भी दो का आ जाए, या सैटर्न और सन का आ जाए तब भी ऐसा होगा, सन और राहु का आ जाए तब भी ऐसा होगा, सैटर्न राहु का आ जाए तब भी ऐसा होगा, या सैटर्न सन राहु का आ जाए तब भी ऐसा होगा कि व्यक्ति उन चीज़ों से अपने जीवन में अलग कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी छुपी हुई बात है, वो बात क्या है कि व्यक्ति उन चीज़ों से अलग तभी किया जा सकता है ना जब उनके पास वो चीज़ें हो, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी के चार्ट में सैटर्न और सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये व्यक्ति उन चीज़ों से अलग कर दिया जाएगा। द नेटिव विल डेफिनेटली गेट सेपरेटेड बाय द थिंग्स, ठीक है, डेफिनेट होगा ये। तो अभी ये करियर का हाउस है, आप सभी लोग जानते हैं, तो इसकी लाइफ में पता है क्या होगा, इसकी लाइफ में ये होगा कि इसको बहुत अच्छा करियर मिल जाएगा। एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम इन हिज लाइफ और हर लाइफ ही विल गेट अ वेरी गुड करियर, ठीक है, बट उसको ऐसा डाउनफॉल आएगा, ऐसा डाउनफॉल आएगा कि उसका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। ऐसा चार्ट उसका है, जो किंगफिशर का मालिक है ना, क्या नाम है, विजय माल्या, ठीक है, उसके में यहाँ पे सैटर्न और राहु बैठे हुए हैं। तो एक टाइम पे तो वो राजा था, किंग ऑफ गुड टाइम्स, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, ठीक है, उसका करियर पूरा खराब हो गया है, ठीक है, इंडिया से भाग भी गया था। तो ये चीज़ है, मतलब वो चीज़ आपको मिलेगी फिर आपकी लाइफ से सेपरेट हो जाएगी। जैसे किसी का सपोज यहाँ पे सैटर्न और सन आ गया, ठीक है, तो क्या होगा आपको, देखो सैटर्न और सन वैसे तो यहाँ पे शादी ना होने के भी योग बना देता है कई बार, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सैटर्न और सन यहाँ पे है तो आपकी शादी हो उसके बाद फिर टूट जाए, ठीक है, तो सैटर्न सन, सैटर्न राहु ऐसे केस में भी हो सकता है। कुछ शादी को लेके कुछ और भी चीज़ें इसमें होती हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार ये कॉम्बिनेशन जो है ना, जैसे कि बाकी चीज़ें अच्छी हैं, जुपिटर वीनस की कंडीशन अच्छी है, तो सैटर्न राहु यहाँ पे होता है तो इंसान को फॉरेन भी ट्रैवल करा देता है, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इन तीनों हाउस का इन तीनों प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस अगर किसी भी हाउस में होता है एक साथ, तो वो उस हाउस की चीज़ों से इंसान को सेपरेट कर देता है। जैसे कि सपोज सैटर्न राहु यहाँ पे है, तो क्या होगा, आपके पास एक टाइम पे भरा पूरा परिवार होगा, ठीक है, एक टाइम पे बहुत अच्छी वेल्थ होगी क्योंकि ये वेल्थ का हाउस है, लेकिन ऐसा समय आएगा ना कि आपको ये अपने परिवार से, अपने इवन होमलैंड से, अपनी जो भी फैमिली है उन सब से, अपने पैसे से सबसे अलग कर देगा, ठीक है, तो आपके उसका सुख पहले देगा, उसके बाद पूरा सुख छीन लेगा, तो ये चीज़ होती है। अभी देखो मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी ट्राइन में हाउस होते हैं, जैसे कि ट्राइन ट्राइन मतलब ट्राइंगल, मतलब फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, तो ये तीनों ट्राइंगल में हाउस कहे जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन ट्राइंगल बना रहे ना, तो ये तीनों हाउसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे पास 4 हाउसेस होते हैं, जैसे कि 2, 6 और 10, ये तीनों हाउसेस भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो तीसरा हमारा ट्राइंगल बनता है वो बनता है 3, 7 और 11 का, ठीक है, थर्ड हाउस,
7th हाउस और 11th हाउस, तो ये भी ट्राइंगल बनता है। ये तीनों हाउसेस भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ ट्राइंगल बनता है वो 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का, ठीक है। तो ये तीनों हाउसेस भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं ट्राइनल हाउस। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, इसके पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि ये जो हमारा रूल है ना उस पे लगता है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी का सैटर्न और सन यहाँ पे है, ठीक है, तो एक टाइम पे वो लाइफ में हाई पोजीशन पे पहुँचेगा। ऐसा हो सकता है कि वो गवर्नमेंट पे बहुत हाई पोजीशन पे हो, कि सैटर्न सन के कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाते हैं, लेकिन वो उससे फिर किसी ना किसी टाइम पे छूट जाएगी। अभी इस चीज़ को हम लोग कंजंक्शन मानते हैं, ठीक है, मतलब कि इन दोनों प्लैनेट्स का इस 10th हाउस पे इफेक्ट है। लेकिन जो मैंने अभी ट्रायंगल समझाया ना आपको, अगर ये प्लैनेट एक दूसरे से ट्रायंगल में भी होते हैं, तब भी उनका हाउसेस में इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने जो लास्ट आपको ट्रायंगल बोला था, जिसमें 4th हाउस था, 8th हाउस था और 12th हाउस था। तो सपोज़ अगर किसी का सन यहाँ पे है, ठीक है, और सैटर्न यहाँ पे है, तो ये सिमिलर माने जाएँगे कि ये सैटर्न भी, अभी सैटर्न यहाँ से दृष्टि नहीं डालता है, ठीक है? दृष्टि नहीं डालेगा, बट ये उससे कनेक्टेड है, क्योंकि ये ट्राइनल हाउस है और ट्राइनल हाउस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस हाउस पे सन का भी इन्फ्लुएंस है और सैटर्न का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है? अभी हमारे होमलैंड का मदर का हाउस होता है, तो व्यक्ति कभी ना कभी अपने मदर से या अपनी होमलैंड से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार आप चार्ट में ऐसा देख सकते हो कि दोनों प्लैनेट साथ में नहीं बैठे हुए हैं, फिर भी कैसे हो गया उसके जीवन में ये सब। तो ऐसा अब अगर ये सैटर्न यहाँ भी होता, तो भी इस हाउस में इफ़ेक्ट आ जाता, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल हाउस है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, फिर हम लोग रूल 3 पे चलेंगे। सेम चीज़ आप किसी पे भी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज़ ये था, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस हमारा ट्रायंगल था। तो अगर सैटर्न यहाँ पे है, ठीक है? और सन यहाँ पे है, तो सन यहाँ पे है, ठीक है? तो इस सैटर्न के ऊपर सन का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है? इस सन के ऊपर सैटर्न का भी इन्फ्लुएंस है और इन दोनों का ही इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी पड़ेगा, ठीक है? तो वो तीनों हाउस पूरे लपेटे में आ जाते हैं, ठीक है? तो होपफुली आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? तो जहाँ पे भी ये हो, तो आप ध्यान रखिएगा, लाइफ के आगे आने वाले जीवन में आप उन चीज़ों से सेपरेट हो सकते हैं। हो क्या सकते हैं, हो ही जाते हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है और डेफ़िनेटली अप्लाई होता है। फिर आ जाते हैं हमारे थर्ड रूल के ऊपर। देखिए, अब इसमें लिखा गया एन एक्सेप्शन रूल फॉर मेलेफिक एस्पेक्ट, ठीक है? अभी क्या कहते हैं, बहुत पॉपुलर रूल है एस्ट्रोलॉजी का, जब भी कोई प्लैनेट अपने हाउस को देखता है, ठीक है? तो वो उस हाउस को प्रॉस्पर करता है, ठीक है? सपोज़ वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे वीनस की राशि है। अब वीनस अपने हाउस को देख रहा है, तो इस 10th हाउस को ये प्रॉस्पर करेगा, इसको ग्रो करेगा, ठीक है? इसको उपजाऊ बनाएगा, इसमें वृद्धि करेगा बेसिकली, ठीक है? अभी जो ये हमारा रूल है, ये बेनिफिक प्लैनेट्स पे लागू नहीं होता, ये मेलेफिक प्लैनेट्स पे लागू होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इससे ना आपके प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखोगे। तो हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है कि इफ़ एनी नेचुरल मैलेफिक मार्स, सैटर्न, सन, मैलेफिक मर्क्यूरी, वैनिंग मून, ठीक है? तो नेचुरल मैलेफिक कौन से हो गए? मार्स है, मंगल, शनि, सूर्य, ठीक है? और राहु केतु की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु केतु के अपने कोई हाउसेस होते नहीं हैं, ठीक है? उसके बाद 2 प्लैनेट और हैं जो कंडीशनल हैं, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा और अफ्लिक्टेड बुध, ठीक है? अफ्लिक्टेड मरकरी। तो ये जो हमारे पास 5 प्लैनेट हैं, ये मेलेफिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारा रूल ये कहता है कि जब भी ये प्लैनेट व्हेन दे एस्पेक्ट देयर ओन हाउस, देन द लाइफ ऑफ अ पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय दैट हाउस विल बी डिस्ट्रॉयड बट मटेरियल गेन्स प्रॉस्पर। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई भी मेलेफिक प्लैनेट अपने हाउस को देखेगा जहाँ पे उसकी राशि होगी, वो हाउस से संबंधित जो लिविंग बीइंग होगा, वो हार्म होगा उसको, ठीक है? या तो वो आपकी लाइफ में नहीं होगा, या तो वो बहुत बीमार हो जाएगा, या तो आपके संबंध उससे पूरी तरीके से खराब हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन इन एडिशन वो जब भी अपनी राशि को देख रहा होगा जिस हाउस में भी, वहाँ की चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर देगा। किन चीज़ों को प्रॉस्पर करेगा? मटेरियल गेन्स को प्रॉस्पर करेगा, ठीक है? पैसा, धन, संपत्ति, इन सब चीज़ों को करेगा। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि सपोज़ लिब्रा लगन का चार्ट है, ठीक है?
और यहाँ पे आपका लियो साइन है, यहाँ पे आपका एक्वेरियस साइन है। सन यहाँ पे बैठा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि ये बात सिर्फ मेलेफिक प्लैनेट्स पे अप्लाई होगी, बेनिफिक प्लैनेट यानी कि जुपिटर, वीनस, इन सब पे अप्लाई नहीं होगी। तो सन यहाँ पे बैठा हुआ है। अब सन यहाँ से 7वीं दृष्टि से 11th हाउस को देख रहा है, ठीक है। अब 11th हाउस में कौन सा लिविंग बीइंग आता है? 11th हाउस में आता है आपका बड़ा भाई या बहन, ठीक है, आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर। तो ये सन उसको हार्म करेगा। या तो बड़ा भाई बहन होगा नहीं, या तो होगा तो आपसे उसकी बनेगी नहीं और आपसे वो दूर ही रहेगा। ज़िंदगी में हो सकता है कि वो पैदा हो गया हो और बचपन में आपके संबंध खराब हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे-जैसे आप देखोगे संबंध पूरी तरीके से खराब हो जाएँगे, ठीक है? तो यही हमारा रूल है कि अगर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट अपने हाउस को देखता है, अपना हाउस मतलब जहाँ पे उसकी राशि है, उसको देखता है, तो उस राशि से संबंधित जीवित इंसान, उस राशि से संबंधित लिविंग बीइंग वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है? उसको हार्म होता है बेसिकली। तो और क्या होता है? और इसमें होता है बट मटेरियल गेन्स प्रॉस्पर्स, मतलब जो भी मटेरियल सुख होगा। अब 11th हाउस से क्या देखते हैं? 11th हाउस से आपके गेन्स देखते हैं हर तरीके के। आप किसी भी संपत्ति का मिलना, कोई स्कॉलरशिप का मिलना, कहीं से भी आपका पैसे का मिलना, ठीक है? जो जितने भी आपको ज़िंदगी में मटेरियल चीज़ मिलती है ना, वो 11th हाउस से मिलती है। तो ये सन आपकी ज़िंदगी में भरपूर मटेरियल गेन देगा, लेकिन आपके बड़े भाई-बहन के साथ संबंध पूरी तरीके से खराब कर देगा, ठीक है? तो ये रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें मैंने एक्सेप्शन लिखा हुआ था यहाँ पे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रूल ये इसमें क्या होता है ना, यो-यो भाव दृष्टा करके एक रूल है, वो अप्लाई होता है कि जो भी ग्रह अपने राशि को देखेगा तो उसको प्रॉस्पर करेगा। तो इंसान के दिमाग में यही चीज़ होती है कि ठीक है, ये अपनी राशि को देख रहा है तो हर चीज़ प्रॉस्पर कर देगा। बट एक्सेप्शन यही है कि मैलेफिक प्लैनेट होगा तो लिविंग बीइंग को हार्म करेगा, उसको प्रॉस्पर नहीं करेगा। तो आपको एक्सेप्शन हमेशा ध्यान में रखने हैं कुंडली को रीड करते वक़्त, ठीक है? तो ये हमारा 3rd रूल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके अपने 4th रूल की तरफ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? मेरे काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं और जितना ज़्यादा आप शेयर और लाइक करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा वीडियो बनाने का, ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल है इंटरनल कनेक्टिविटी ऑफ 2 साइन्स, ठीक है? अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि ये एक तरह से थोड़ा-सा सीक्रेट है और जब इंसान थोड़ी-सी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेता है ना, उसके बाद उसको समझ में आता है। और जैसे चार्ट रीडिंग करते वक़्त हम लोग के तो मन में रहता है, लेकिन जो नया-नया सीख रहे होते हैं ना, उनके मन में ये नहीं आ पाता है, ठीक है? इसको ध्यान में सुनना। मैं इसका इंग्लिश वर्ज़न नहीं पढ़ रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसको भी लगता है कि उन्हें ये पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए क्योंकि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है कई बार पढ़ने में। मैं आपको हिंदी में बहुत ईज़िली समझा दूँगा, ठीक है? अब देखिए इस रूल का क्या है, इंटरनल कनेक्टिविटी ऑफ 2 साइन्स। हर प्लैनेट के 2 साइन होते हैं, ठीक है? तो जैसे मार्स है तो उसका एरीज़ है, स्कॉर्पियो है, जुपिटर है तो उसका सजिटेरियस है, पाइसेस है, वीनस है तो उसका टॉरस है, लिब्रा है। तो हर प्लैनेट के 2 साइन्स होते हैं। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि सपोज़ ऐसा ले लेते हैं हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमने राशियाँ लिख दी, ठीक है? आप लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी प्लैनेट अपने साइन को देखता है, ठीक है? कोई भी प्लैनेट अपने साइन को देखता है प्लस उस साइन को अच्छे प्लैनेट यानी कि शुभ प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, वीनस, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा या अनअफ्लिक्टेड मरकरी, इन चारों में से कोई भी प्लैनेट देखते हैं या ये प्लैनेट भी देखते हैं इन एडिशन, ठीक है? तो जो साइन में ये देखते हैं, वो साइन तो प्रॉस्परस होगा ही, वो साइन तो स्ट्रॉन्ग बनेगा ही, लेकिन उसका दूसरा साइन ऑटोमैटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, तो आपको ईज़िली समझ में आएगा। अब देखिए, सपोज़ मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? मार्स के पास 8th दृष्टि होती है, 8वां एस्पेक्ट, तो यहाँ से उसकी 8th दृष्टि जाएगी इस हाउस पे, जहाँ पे उसका एरीज़ साइन है। मार्स का साइन है एरीज़, मेष राशि, ठीक है? तो मार्स अपने साइन को देख रहा है,
मार्स अपने साइन को देख रहा है, प्लस यहाँ पे हम लोग जुपिटर लिख देते हैं और वीनस लिख देते हैं, ठीक है। जुपिटर और वीनस दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरली बेनिफिक है, ये भी इस साइन को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये साइन तो स्ट्रांग है ही है, मार्स का एरीज साइन स्ट्रांग हो गया क्योंकि मार्स एज अ प्लैनेट उसको देख रहा है, अपने साइन को देख रहा है, तो उसको प्रॉस्पर करेगा। दो बेनिफिक प्लैनेट भी इसको देख रहे हैं तो इस साइन को प्रॉस्पर करेंगे, मतलब ये हाउस और ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गया। और जो हमारा रूल है अब वो यहाँ पे लागू होगा, इतना ज़्यादा बेनिफिक इन्फ्लुएंस अगर किसी के साइन में होता है तो उसका दूसरा साइन, तो मार्स का दूसरा साइन कौन सा है, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये जहाँ पे पड़ा होगा वो जगह ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। यही रूल है कि अगर किसी भी ग्रह का एक साइन पर उस ग्रह की दृष्टि हो, प्लस उस ग्रह को, उस साइन को दो या कोई भी बेनिफिक प्लैनेट देख रहा हो, तो जो हमारा ग्रह है जिसका ये साइन है, इस ग्रह का दूसरा साइन भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप इस चार्ट में देखोगे इस साइन में कोई भी बेनिफिक दृष्टि नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी स्ट्रांग है, इस व्यक्ति का 5th हाउस ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो गया। अब 5th हाउस से जो चीज़ें देखी जाएंगी, यानी कि इनका चाइल्ड, इनका इंटेलेक्ट, इनका प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हो गई, ठीक है। तो ये रूल देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रूल बहुत रेयर कैटेगरी में आता है क्योंकि जनरली हम लोग वो चीज़ें देखते हैं ना जहाँ पे बेनिफिक एस्पेक्ट होता है, बट इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक दूसरा साइन भी स्ट्रांग हो जाएगा बेनिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस से और उसके खुद के इन्फ्लुएंस से किसी दूसरे साइन में उसके, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5th रूल की तरफ, जो आज का लास्ट रूल है। तो हमारा 5th रूल क्या कहता है, 5th रूल है हमारी पार्श्वगामी दृष्टि। ये रूल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एस्ट्रोलॉजी के ना लगभग सारे रूल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे हर बार ही ये बोलना पड़ता है कि ये रूल भी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी में हर रूल इंपॉर्टेंट होता है, एक छोटा सा रूल आपके पास आएगा और पूरा उसका कैलकुलेशन चेंज कर देगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं हमारे पास 5th वाला रूल कौन सा है, और जब भी आप चार्ट में देखो ना तो इन सब रूलों को बार-बार रूल्स को रिपीट किया करो। तो इसीलिए कहते हैं कि कुंडली देखो, थोड़ी देर 10-15 मिनट, 20 मिनट आप आराम से कुंडली देखो। देखो एस्ट्रोलॉजी के ऐप्स में यही प्रॉब्लम है कि वो एकदम से तुरंत-तुरंत देखते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि कौन-कौन से रूल उस समय अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि माइंड इतना तेज़ भी नहीं चलता ना कि आप 1 मिनट में सब कुछ पता कर लो। आपको एटलीस्ट 5-10 मिनट धीरे-धीरे चीज़ें खुल के आपके सामने आती हैं। अच्छा, ये प्लैनेट भी यहाँ देख रहा है, ये प्लैनेट भी वहाँ देख रहा है, इसका भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, ये यहाँ पे योग में बना रहा है, वहाँ पे इसका योग भंग हो गया। तो ऐसे-ऐसे, ठीक है। तो आप आराम से आराम से कुंडली को देखना सीखिए और धीरे-धीरे आप सीख जाएँगे मुश्किल से 5-6 महीने में। तो पार्श्वगामी एस्पेक्ट, पार्श्वगामी एस्पेक्ट का मतलब है कि साइड एस्पेक्ट, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या है कि मैंने लिखा हुआ है चेक द 6th एंड 8th हाउस फ्रॉम एनी हाउस एंड पोजीशन ऑफ एनी मेलेफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट्स देयर, दे कैन आइदर हार्म और प्रॉस्पर्स द कंसर्न्ड हाउस। इसका मतलब क्या है, सपोज हमें 1st हाउस को देखना है, आपके लगन को, ठीक है, कि लगन कितना स्ट्रांग है। यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे वीनस है। अब लगन के आसपास कुछ नहीं है, तो जो नया-नया सीखता है उसको लगता है कि लगन पे तो कुछ असर आ नहीं रहा है अच्छे ग्रहों का, ठीक है। तो लगन स्ट्रांग है कि नहीं है? लगन स्ट्रांग है इस केस में। अब वो कैसे स्ट्रांग है? क्योंकि जुपिटर यहाँ से 7th एस्पेक्ट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। जुपिटर की 7वीं दृष्टि यहाँ पे है, ठीक है। वीनस की 7वीं दृष्टि यहाँ पर है। तो ये जो हमारा लगन है, अब जुपिटर और वीनस अच्छे प्लैनेट्स होते हैं, तो लगन के 2nd हाउस में और लगन के 12th हाउस में शुभता ऐड हो गई है। यहाँ भी बेनिफिक नेचर ऐड हो गया प्लैनेट्स का, यहाँ भी बेनिफिक नेचर ऐड हो गया प्लैनेट्स का, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी सेफ हो गई है और स्ट्रांग हो गई है और ये प्रॉस्पर करेगी। जैसे आप किसी घर में रहते हो, आपके लेफ्ट हैंड वाला पड़ोसी बहुत अच्छा है, राइट हैंड वाला पड़ोसी बहुत अच्छा है, तो आपको भी दिन भर अच्छा लगता है, रोज़ आप खुशी से रहते हो। आप क्लास में देख लो या कॉलेज में देख लो, आपके अगल-बगल वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको उससे हेल्प मिलती है ना, तो आपको भी एक स्ट्रांग फीलिंग रहती है कि ठीक है, हाँ, ये लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छा करेंगे। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे लगन स्ट्रांग हो गया, ठीक है। अब ये आप किसी भी हाउस में अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने आपको लगन के संदर्भ में बताया, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि बेनिफिक है या मैलेफिक है। लाइक आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जुपिटर यहाँ पर है,
मरक्यूरी यहाँ पर है, तो जुपिटर का एस्पेक्ट इस हाउस पे आएगा, मरक्यूरी भी शुभ प्लैनेट है, मरक्यूरी का एस्पेक्ट इस हाउस पे आएगा, तो ये जो हमारा बीच वाला हाउस है यानी कि 10th हाउस, ये सेफ रहेगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं पार्श्वगामी दृष्टि। अब ये जितनी बेनिफिक है ना उतनी मैलेफिक भी हो सकती है। सपोज हम यहाँ पे सैटर्न लिख देते हैं, यहाँ पे मार्स लिख देते हैं। अब सैटर्न यहाँ पे देखेगा, मार्स यहाँ पे देखेगा अपनी सेवंथ दृष्टि से। अब क्या हो गया, यहाँ पे भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, यहाँ पे भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, ठीक है? अब इस केस में ये वाला जो हाउस है, इसके अंदर मार्स और सैटर्न वाली क्वालिटी आ जाएंगी, ठीक है? मार्स और सैटर्न की क्वालिटीज़ क्या होती है कि मार्स और सैटर्न इंसान को ज़िद्दी बना देता है, तो ये इंसान ज़िद्दी हो जाएगा, ठीक है? कई बार थोड़ा-सा खड़ूस भी हो जाएगा, बात नहीं मानेगा, ठीक है? तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं पार्श्वगामी एस्पेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक अभी देखो मैं थोड़ा-सा इसको एडवांस करूँ, थोड़ा-सा बस आप ज़रा-सा ध्यान देना, इसको हम कैसे एडवांस रूप में ला सकते हैं। अब देखो मान लो सैटर्न यहाँ पे नहीं है, ठीक है? सैटर्न यहाँ पे है, ठीक है? सैटर्न यहाँ पे है। अ, अब क्या हुआ, 5th हाउस में सैटर्न आ गया, अब ये मार्स कहाँ पर है? मार्स 8th हाउस में है, ठीक है? अभी मार्स की 8वीं दृष्टि जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मानी जाती है, वो कहाँ पर है? वो इस हाउस में है, ठीक है? अब देखो कौन-सा हाउस फँस गया बीच में? 4th हाउस। एक तरफ सैटर्न है, एक तरफ मार्स की दृष्टि है, जो कि मैलेफिक होती है 8वीं दृष्टि। तो ये हाउस बीच में फँस गया, तो इस हाउस के नेगेटिव रिज़ल्ट आने लग जाएँगे। क्या नेगेटिव रिज़ल्ट आएँगे? ये इंसान के सुख का होता है, ठीक है? तो सुख में कमी कर देगा। वो जब-जब इंसान घर में रहेगा तो उसके मानसिक सुख में कमी आ जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा 5वां रूल था। तो आज के बस हमारे ये 5 रूल थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के और 5 रूल बताऊँगा। ऐसे-ऐसे करके आपको रोज़-रोज़ 5-5 रूल बताते जाऊँगा ताकि आपके प्रेडिक्शंस और ज़्यादा रिफ़ाइन हो सके। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपसे मिलता हूँ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।